हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ अपने पीजीटी लेवल 3 का जो हमारा एचटेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके जनरल पार्ट पेपर में जो हमारा सीडीपी का पार्ट आता है उसके सोल्यूशन को लेकर। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का है, जिसको सॉल्व करेंगे आज हम और अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एचटेट को लेकर बैच हमारा ऑनगोइंग है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर भी हमारा बैच ऑनगोइंग है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं 2021 के पेपर से, जो कि हमारा जिसका हम सीडीपी पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं लेवेटर, सेंगुइन, फ्रांसिस गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने और साइमन। तो जब भी हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं हमारे सामने एक ही नाम जो बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं वो है हमारा अल्फ्रेड बिने और साइमन। इनके नाम आपको याद रखने होंगे और ये बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छे से याद रखें, आपको आगे वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये काम आ सकता है। तो पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था। इसको लेकर मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आपको आज यहाँ पर दी है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन से। जो हमारा आईक्यू टेस्ट है, पहला जो आईक्यू टेस्ट है वो हमारा 1904 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और उन्होंने क्या किया था, इस आईक्यू टेस्ट के माध्यम से क्या करते थे, बच्चों की एबिलिटीज जो थी स्कूल में उसको इन्होंने टेस्ट करने का काम किया था। ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि बहुत बार आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो हमने प्रीवियस 2 पेपर और किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना आईक्यू स्कोर कितना होगा अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज आपको दी गई है। तो उस केस में हमारा आईक्यू स्कोर होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो ये अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसका इससे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि निदान यहाँ पर किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक बदलाव की, शारीरिक बदलाव की या सामाजिक बदलाव की। तो आप यहाँ पर जब विकास के बारे में बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ऐसी कौन सा इनेट मोटिव है जो बाय बर्थ नहीं होता है, कौन सा मोटिव इनेट नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं होता है। तो कौन सा होता है, क्या बच्चा जन्म लेते ही उसको भूख लगती है, बिल्कुल लगती है ना। प्यास भी लगती है, उसके अंदर विश्राम की भावना भी होती है, तभी तो वो घंटों तक सोता है ना, थक भी जाता है। और इसमें कौन सी भावना ऐसी है जो जन्मजात नहीं है, तो वह है आपकी सुरक्षा की भावना। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें किस चीज से खतरा है, किस चीज से वो सुरक्षित महसूस करेंगे, इस बात की जानकारी नहीं होती है। वो समाज में आने के बाद अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के वातावरण से ये वाला जो मोटिव है वो इनहेरिट करते हैं। अब आपके सामने मोटिव्स लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव और पर्सनल मोटिव्स। जो हमारा बायोलॉजिकल मोटिव है उसको प्राइमरी मोटिव भी कहते हैं, जिसमें हंगर, थर्स्ट, नीड ऑफ ऑक्सीजन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नीड फॉर स्लीप, अवॉइडेंस ऑफ पेन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये सब आपके क्या हो गए, प्राइमरी मोटिव्स हो गए, जिसको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। सोशल मोटिव्स को हम सेकेंडरी मोटिव्स कैसे कहते हैं, अचीवमेंट मोटिव, अग्रेसिव मोटिव, पावर मोटिव, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी मोटिव्स हैं। फिर पर्सनल मोटिव्स में आपके गोल ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ एस्पिरेंस, हैबिट्स, तो ये सब आपके आते हैं। ये आप पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आप इसको जरूर से पढ़ें, आपके काम आएगा। अब नेक्स्ट है, आपने हमेशा देखा होगा, अभी हम ये सेकेंड हमारा पेपर चल रहा है इस टाइम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, कि डेफिनेशंस आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाने लग गई हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है बहुत ही ज्यादा फेमस है, किशोरावस्था, दबाव, तूफान, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो ये आपकी स्टेनले हॉल की स्टेटमेंट है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। किशोरावस्था से संबंधित एक और जो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये है आपकी किल पैट्रिक की।
किलपैट्रिक की यहाँ पर ये एक डेफिनेशन है जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, या फिर किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने ऐसा कहा है। जो किशोरावस्था शब्द है ये अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, दो डेफिनेशन मैंने और लिखी है। स्टेनले हॉल की जो अभी हिंदी वाली पढ़ी थी उसी का इंग्लिश वर्जन है। बिग और हंट की है, द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइज अडोलसेंस इज चेंज, है ना। बदलाव, अगर बदलाव की कोई बात करें एडोलसेंस के संबंध में तो आप बिग एंड हंट का नाम लीजिएगा। द चेंज इज साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ये आपको याद रखना है कि किस बदलाव की बात की जा रही है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल चेंज की। कौन बात कर रहा है? बिग और हंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? कौन सा उच्चतम स्तर है? तो हम यहाँ पर गैने के कुछ अधिगम के सोपान देखते हैं। आठ या 9 है यहाँ पर, तो वो हम देखते हैं जिसमें से आपका सबसे उच्चतम है समस्या समाधान अधिगम। तो ये आप याद रखना। इसके हम जब गैने का ये थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें हम 9 इवेंट्स की भी बात करते हैं। तो वो जो 9 इवेंट्स हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बच जाता है। ये 9 इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गेनिंग अटेंशन, सेकेंड है इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जब हम क्लासरूम में जाते हैं बच्चों का पहले हम ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो हमारा उद्देश्य है उसको लेकर हम बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य है कि हम कोई भी पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं कि संबंधित पाठ से संबंधित जानकारियों को हम प्राप्त कर ले। उसके बाद हम स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, हम प्रायर नॉलेज जो हमने प्रीवियस अपनी प्राचीन जो पूर्व जो की जो कक्षाएं हैं जो हमने पहले पढ़ा है उनमें उसको हम रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करते हैं, जो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कैसा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस के आधार पर हम उन्हें फीडबैक देते हैं। फीडबैक को हम फिर असेस करते हैं, और उसके बाद हम उनमें क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं उनकी रिटेन करने की पावर को, याद करने की पावर को, समझने को। उसको हम वापस से क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अगर थोड़ी डाउन आई है तो उसको हम और ज्यादा सुधारने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 9 इवेंट्स आपके ज्ञानी के दिए गए हैं, और ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है कि किस तरीके से आप अटेंशन गेन करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिसेप्शन, और सेकंड को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी, कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी। उसके बाद जब हम रिकॉल करते हैं मतलब हम रिट्राइव करते हैं। जब हम प्रेजेंट स्टिमुलस कर रहे हैं तो सिलेक्टिव परसेप्शन देते हैं। गाइड लर्निंग हो रही है तो सिमेंटिक एनकोडिंग हो रही है। तो ये वाली जो टेबल है ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 9 इवेंट्स हैं, ये आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? अप्रक्षेपी तकनीक मतलब नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये वाला जो टॉपिक है ये ऐसा है कि जब आप ये वाला जो क्वेश्चन पेपर के जब अंत वाले क्वेश्चन में आप पहुंचेंगे आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस सिंगल एग्जाम में आपके पूछे गए थे कि नॉन प्रोजेक्टिव कौन सी है या प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन की, पर्सनालिटी मेजरमेंट की। तो यहाँ पर आपका आएगा समाज मितीय प्रविधि जो है अप्रक्षेपी तकनीक है, या हम कहे सोशियोमेट्रिक टेक्निक आपकी क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव है। अब ये नॉन प्रोजेक्टिव है तो प्रोजेक्टिव कौन सी है? हमारा जो रोशा का इंक ब्लड टेस्ट होता है, थीमेटिक अप्रिसिएट अपरसेप्शन टेस्ट होता है जिसको हम टेट बोलते हैं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, या फीचर्स ऑफ हैंडराइटिंग। ये सब क्या है, आपके प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं। तो ये इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन आगे बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है?
इमोशनल मैच्योरिटी जिसमें हो, बिल्कुल वो भी होगा। आत्मविश्वास कहाँ पर झलकेगा, जहाँ पर अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। असहनीयता, इनटॉलरेंस, ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण ये तो नहीं है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, तो यहाँ पर हमसे नहीं ही पूछा गया है, तो असहनीयता यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। तो हम देखते हैं कि जीन पियाजे का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें वो असिमिलेशन की भी बात करते हैं, अकोमोडेशन की भी बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन की भी बात करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक की कोई बात नहीं होती। लास्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने स्कीमा से एक क्वेश्चन देखा था, आप देख रहे हैं कि आपके टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत बदलते जा रहे हैं, वरना टॉपिक आपके सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम देखते हैं कि जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें वो 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, जिनको हम SPCF से याद करते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर आपकी जन्म से 18 या 24 माह तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी होती है एडोलसेंस टू अडल्टहुड। और इनमें जो गोल है, सेंसरी मोटर में होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो स्थायित्व की जो भावना है, ये शुरुआती दौर में तो नहीं होती, लेकिन जब जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ती जाती है बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब कि वस्तु स्थायित्व की भावना, जिसे हम कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में कहा गया है कि अगर बच्चों की नजर से कोई चीज दूर ले जाई जाए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उस चीज को भूल भी जाते हैं, नजर से दूर तो दिमाग से दूर। और लेकिन जैसे जैसे ये सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, तो उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब कि अगर वस्तु उनकी आंखों के सामने नहीं भी है, तभी भी वो वस्तु उन्हें याद रहेगी। सेकेंड आपका प्री ऑपरेशनल में आपके सिंबॉलिक थॉट्स आ जाते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपका लॉजिकल थॉट्स बनने लगते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल में साइंटिफिक रीजनिंग के का जो एक योग्यता होती है वो उनमें आ जाती है। अब ये है आपका असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन, ये सारी जो स्टेजेस हैं, है ना, ये सब किसने दी है, आपकी जीन पियाजे द्वारा दी गई हैं, कि जो संज्ञान का जो विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने जब पहली बार गिलहरी को देखा, अगर उसने पहली बार ही देखा है, तो उसको हम समझाएंगे कि देखो बेटा, ये गिलहरी है, इसकी पूंछ इस तरीके की होती है, इसका आकार हम दिखाते हैं, मुंह दिखाते हैं, तो वो पहचान जाता है उस वक्त, तो उसने नई जो जानकारी है उसको धारण कर लिया। लेकिन अगली बार क्या होगा कि जब वो उससे मिलता जुलता दूसरा कोई जीव देखेगा, तो कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसने तो कंपैरिजन किया है गिलहरी के साथ, लेकिन एक्चुअल में जो जीव से वो अगली बार मिलेगा मिलेगा बच्चा, वो दूसरा है, और हम कहेंगे कि नहीं ये गिलहरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक असंतुलन की भावना वहां पर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन फिर उसको हम सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे, तो फिर से वो आप आत्मसात अपने में कर लेगी। ठीक है, तो ये आपका ये सारे स्टेप्स हैं, आपको ये डिटेल में हमारी जो डिटेल्ड क्लास है उनमें हम पढ़ाए जाएंगे ये। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इसी में आपने स्कीमा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और बाकी की चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताई हैं कि जो नए इन्फॉर्मेशन जो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में एक और नई जानकारी को, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी संतुलन और असंतुलन की बात कही, उसके बारे में हम कहेंगे इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स डेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, अपरिष्कृत संवेगों का चरण, मनोभाव का चरण, आत्मसम्मान का चरण, पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो यहाँ पर आपका पारंपरिक चरण के अनुरूप, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये इसका चरण नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक संज्ञानात्मक विकास
ये शब्द समझ पढ़ के आपको जीन पियाजे का नाम याद आता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम आता है आपका लेव वाइगोत्स्की का। और लेव वाइगोत्स्की का जब नाम आता है तो हम ZPD यानी इसके फोल्डिंग को कैसे भूल सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जेड पी डी क्या होता है। कि एक ये सर्कल मैंने आपको बना के बताया था कि छोटा सर्कल ये क्या है कि ये वो वाला स्पेस है जहां पर बच्चा खुद से परफॉर्म कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। सेकंड वाला जो आपका ये वाला जो सर्कल है ये वो वाला दायरा है जहां पर बच्चे को थोड़ी थोड़ी मदद की जरूरत होती है और वो थोड़ी सी मदद से अपने गोल को अचीव कर लेता है। और वो जो की मदद जो जिसकी लेता है वो नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला जो सर्कल है ये वो सर्कल है जहां पर मदद मिलने के बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ZPD। और जो वो हमारा जो हम मदद दे रहे हैं बीच वाले सर्कल में, सेकंड सर्कल में, वो है हमारा स्कैफोल्डिंग। ठीक है। और ये जो जोन है सेंटर वाला इसको हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। अभी आपसे नॉन प्रोजेक्टिव पीछे पूछा गया था और यहाँ पर भी आपका वही क्वेश्चन है। देखिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वुडवर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो हमने पीछे देखा था आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक में था। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी मैंने आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक में बताया था। थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट भी मैंने आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट में टेक्निक में बताया था। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, वुडवर्ड्स पर्सनल डाटा शीट, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी मेजरमेंट की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, अभिव्यक्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव, रूढ़िवादी। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही होंगे, तीव्र इच्छा और रूढ़िवादी, कैटल के अनुसार। तो ये नाम भी याद रखना है क्योंकि अगर अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा जाएगा तो आंसर आपका चेंज हो सकता है। ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए हैं कैटल ने, ये आपको याद करने हैं। सारी मैंने लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है। ये सब आप इसमें से पढ़ लेना। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है। देखिए फिर से आ गया ना प्रोजेक्टिव वाला, चिल्ड्रन चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है। तो ये कौन सी आयु वर्ग के लिए है आपका, ये हमारा 3 से 10 आयु वर्ग के लिए। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो एज ग्रुप हमारा हो गया 3 से 10 साल के बीच में। किसने डेवलप किया था, ये तो डेवलप्ड बाय लियोपोल्ड बेलोक और सोनिया सोरेन बेलोक ने। ठीक है। तो ये बेलोक का नाम याद रखना है आपको। तीसरी बात क्या है, ये जो टेस्ट था ये किसके टेस्ट के ऊपर आधारित था। तो हेनरी मोरेस की नीड बेस्ड थ्योरी एक पर्सनालिटी को लेकर थी, उस पर आधारित ये था। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 10 एम्बिगुअस पिक्चर्स बच्चों को दिखाई जाती है, मतलब कि उन पिक्चर्स को देखकर बच्चों को स्टोरी बनानी होती है। अब मतलब होता है ना कि हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, तो उन पिक्चर्स के आधार पर हर किसी की इमेजिनेशन अलग होगी, हर किसी का समझने का तरीका अलग होगा। उससे क्या है, संज्ञानात्मक विकास का या फिर जो मानसिक स्थिति है उसका पता चलता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया 3 से 10 साल। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता है, पहले वही देख लेते हैं। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, सही है। शब्दकोश बढ़ जाता है, सही है। दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ये भी होता है। तो क्या नहीं है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की सत्य विशेषता है। अच्छा, कौन सी विशेषता सही नहीं है या गलत है या असत्य है, ये हमें बताना है। तो ये देखिए, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, ये सही है। लक्ष्य जब जैसे ही हम किसी को प्रेरित करते हैं तो वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्मुख हो जाता है।
अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, नेगेटिव शब्द आ गया यहाँ पर, अलर्ट हो जाना चाहिए। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, ये भी सही है। तो हमसे नहीं पूछा था या असत्य पूछा था, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 3 करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है अपना स्टेनफोर्ड बिने, देखो बिने का क्वेश्चन एक पीछे भी आया था, है ना। स्टेनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी दी गई थी और आपका ये ड्रॉप हुआ था ये क्वेश्चन, तो मैंने इसकी टेबल आपको दी है, ये आपको टेबल से याद कर लेना है, क्योंकि इसी में से बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अभी अभी आपने देखा। तो 140 से ऊपर किसी का आईक्यू है तो वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होता है, वेरी गिफ्टेड और हाईली एडवांस्ड। 130 से 140 के बीच में गिफ्टेड में आता है, 120 से 129 में सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 लो एवरेज, 70 से 79 बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड और डिलेड, 55 से 69 माइल्डली इम्पेयर्ड और डिलेड, 40 से 54 मॉडरेटली इम्पेयर्ड और डिलेड। ये आपका आईक्यू क्लासिफिकेशन है बिने के अकॉर्डिंग। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थियोरी ऑफ प्ले? कार्ल ग्रूज, मैकडूगल, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टेनली हॉल। तो आंसर होगा कार्ल ग्रूज। पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, इसमें 5 आपकी थ्योरी होती है। पहले तो आपको ये नाम नाम आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी 5 होती है। कैथेटिक थ्योरी, रिक्रिएटिव थ्योरी, एंटिसिपेटरी थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। तो ये जो आपकी एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले है, ये ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिसमें बच्चे बहुत मजे के साथ मतलब खेलने को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी होती है। इसमें खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन लेते हैं, चाहे वो जंप करे, खेले कूदे किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, खेल के माध्यम से कुछ सीखने की बात हो रही है। अब उनको हम अगर प्रेज करेंगे या प्राइज देंगे तो वो और ज्यादा क्या करते हैं, यहाँ पर और ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एनी एक्टिविटी दैट द चाइल्ड फाइंड्स इंजॉयबल इज प्ले, प्ले एक्टिविटीज प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू चिल्ड्रन, यही हमने अभी अभी समझा। व्हेन अ चाइल्ड जंप्स फ्रॉम अ स्टेप, जब बच्चा क्या है एक स्टेप से जंप करता है, एंड क्लिम बैक टू जंप अगेन, और वापस जंप करने के लिए फिर से चढ़ जाता है, ही और शी इज डूइंग इट सिंपली बिकेम ही इज इंजॉइंग इट। क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो इसको इंजॉय कर रहे हैं, मजे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें तारीफ मिलेगी या उन्हें प्राइज मिलेगा, वो अपनी खुद की खुशी के लिए और मजे के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, जिसमें उनके लिए प्रेरणा किसी की प्रशंसा को पाना या प्राइज को जीतना नहीं होता है। एट द सेम टाइम द चाइल्ड इज डेवलपिंग फिजिकल और मोटर स्किल, और ऐसे बच्चे की जो मोटर स्किल्स हैं और जो फिजिकल स्किल्स हैं वो डेवलप भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें याद रखना है और ये 5 थ्योरीज के नाम आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है, वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। आदत अच्छी तरह से सीखा हुआ प्रदर्शन है, केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती है। तो क्या आदत वंशानुक्रम से ही हासिल की जा सकती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आदतें बच्चे अपने आस पड़ोस से या फिर अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से भी, जिनसे वो ज्यादा टच में है, जिनसे ज्यादा कनेक्टिव है, उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है, तो आपको नेगेटिव वर्ड यहाँ पर छाटना है। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत ये है। रटंत स्मृति का यानी कि रोट मेमोरी का, क्या ये रोट मेमोरी जो है ये आपका पॉजिटिव नहीं समझा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यही आ जाएगा, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? कौन सा नाम नहीं है? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी,
बोन्ड, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स, ट्रायल एंड एरर। तो अगर आपको पेवलव का नाम याद हो, तो पेवलव ने जब डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको हम बोलते थे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये वाला जो है किसका है, आपका पेवलव का है। और बाकी के जो तीनों हैं ये आपके थॉर्नडाइक के ही थ्योरी के दूसरे नाम है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बोन थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। कौन सा है, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैविक घटनाओं पर केंद्रित है, पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये आपका ऑप्शन 21 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ये सही है। मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है, मूल प्रवृत्तियां अल्पकालिक होती है, या फिर मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। ये अल्पकालिक वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि जो भूख और प्यास है या फिर जो आराम करने की जो एक मूल प्रवृत्ति होती है, ये अल्पकालिक तो नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत हमारे साथ में होती है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 23 है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। संज्ञान मतलब कॉग्निशन है ना। कॉग्निशन मतलब आपके जो आपका कॉग्निशन होता है, मतलब आपकी समझ जो है। समझ क्या है, जो विचार है, जो निर्णय लेने का की जो क्षमता है, जो भाषा है, ये जो भी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़ी जो गतिविधियां हैं, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल प्रवृत्ति व प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका असत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। त्रिविमीय है ना, तो थ्री डायमेंशनल, ये भी याद रखना है कि गिलफर्ड ने दिया है थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। तो ये किसमें, इसमें क्या नहीं आएगा, आपका सिस्टम नहीं आएगा। फिगरल, सिंबॉलिक और बिहेवियर, ये इनके पार्ट है, बस एक सिस्टम नहीं है। ये आपको याद रखना है। ऑपरेशंस, कंटेंट, प्रोजेक्ट, यही है तीन आयाम। ऑपरेशंस में आपके ये सब आएंगे, कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन। कंटेंट में आएगा विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सीमेंटिक, बिहेवियरल। प्रोडक्ट में आएगा आपका यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। ये आप कैटेगरी वाइज याद रख लें। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, फिर हम रिटेन करते हैं, रिटेन करने के बाद हम रिकॉल करते हैं, और उसके बाद हम रिकॉग्निशन करते हैं। तो अपना फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषक व संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, ऑसबर्न ने। ये भी बहुत ज्यादा आपका फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो ये याद रखेंगे, ऑसबर्न का नाम आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से। निम्नलिखित में से कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सेज यानी कि स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन, सेल्फ पिटी आत्म करुणा। तो जो आत्म करुणा है यही तरीका सही नहीं है। और अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हमने विस्थापन को याद, एक क्वेश्चन विस्थापन से आपका पूछा गया था कि अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको अपने माता पिता के व्यवहार पर वो क्रोधित है, लेकिन वो उस क्रोध को अपने छोटे भाई या बहन के ऊपर निकाल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विस्थापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। इदम, अहम, परा अहम, पित्त, प्रकृति। पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के इस अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका आंसर होगा इदम। जो इदम प्रवृत्ति होती है वो एकदम छोटे से बच्चों की प्रवृत्ति है कि बस उन्हें जिस चीज में सुख मिलेगा, वो अगर उन्हें दूध पीने में सुख मिलता है तो वो
वही लेते हैं, मतलब दूध ही लेंगे, सोने में मिलता है तो सोएंगे, जिसमें उनका अपना सुख है, सिर्फ वो उसी से निर्देशित होते हैं। अहम जो है आपका, ये रियलिटी है, ये आप इस तरीके से पढ़ते हैं। जो इद है आपका, इद या इदम है हम कहें, ये आपके इंस्टिक्ट हैं, जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, भूख प्यास रोना हंसना, है ना। ईगो आपका क्या है, ये रियलिटी है, वास्तव में जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो आप वास्तविकता में होते हैं, वो आपका क्या है, ईगो है। फिर जो मोरालिटी, नैतिकता से जब आप जुड़ जाते हैं, तो ये वाली भावना होती है आपकी सुपर ईगो। और ये जो आपकी तीनों टर्म्स हैं, ये किसने दिए हैं, सिगमंड फ्रायड ने। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे। और देखो सिगमंड फ्रायड से भी आपके दो क्वेश्चन बने हैं, एक तो यही वाला और एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक, सेम वही पूछ लिया आपसे जो मैंने अभी अभी बताया। हु हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल मेथड, तो आंसर है आपका सिगमंड फ्रायड। तो आपके यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आपको हमने अभी तक 2023, 22 और 21 3 साल के क्वेश्चन पेपर में से मैंने सीडीपी वाला पोर्शन कराने की पूरी पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।